मित्रों नमस्कार। सीजीटेट 2026 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है। मैं इस वीडियो में 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको कराने जा रहा हूं। देर नहीं करते हैं, सीधे इन 20 प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए यहाँ पर शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, यह कथन किसने कहा है? ए अरस्तु ने, बी पेस्टोलॉजी, सी फ्रॉबेल या डी टीपिनन। तो शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, यह एक कथन है और इस कथन को टीपिनन ने दिया है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न दूसरा है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को, देखो सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में, यानी कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका अध्ययन माना गया था, अर्थात किसमें हम मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में इसको जानते हैं? ए मन के अध्ययन के रूप में जानते हैं, बी आत्मा के अध्ययन के रूप में जानते हैं, सी चेतना का अध्ययन के रूप में जानते हैं या डी व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको हम जानते हैं। तो किसके अध्ययन के रूप में जानते हैं? जल्दी से जवाब देंगे साथियों। इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का आत्मा का अध्ययन। जी हाँ, आत्मा के अध्ययन के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, देखो आत्मा का अध्ययन के विषय के रूप में इसको क्या हुआ, पहले प्लेटो, अरस्तु, देकार्त आदि जो शिक्षा शास्त्री थे, जिसको हम दार्शनिक कहते हैं, तो इन दार्शनिकों ने इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, किसको? मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? ए वेबर, बी फ्रैंकनर, सी उंट या डी थॉर्नडाइक। आंसर देंगे प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं सवालों को आप तक साझा कर रहा हूं जिन सवालों को विविध एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा उंट, जिन्होंने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया था, या इसको ही जो है संस्थापक माना गया है। तो ये जो उंट है, जिसको विल्हेम उंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मन का अध्ययन किया था। कब? 1879 में इन्होंने मन का अध्ययन किया और मन का अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया था? विश्व के प्रथम जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है उनकी स्थापना की। ठीक है, अर्थात मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला यही उंट है, जिसको हम उंट के नाम से, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात वर्तमान में आरटी एक्ट के तहत अलग होता है, लेकिन ये बात कही गई है यशपाल समिति के अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच के जो रेशियो है उसको बताना है। तो क्या हो सकता है? ए 1:20, बी 1:30, सी 1:40 या डी 1:50। तो ये यशपाल समिति के रिपोर्ट है और यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1:30 का अनुपात जो है शिक्षक और छात्र के बीच का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसे जो प्रश्न हैं आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल यूनिक प्रश्न मैंने लिया हुआ है। इसमें क्या होता है, देखो यशपाल समिति ने जो रिपोर्ट दी थी यह प्राथमिक स्कूलों के लिए लागू होगा। याद रखना ना, इन्होंने प्राथमिक कक्षाओं के लिए रिपोर्ट दी थी जो पहले 1:40 था, जिसको घटा करके 1:30 किया गया, अर्थात यशपाल की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें 1:30 किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल की गई है? तो संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशेषी सूची। तो आंसर देंगे भाई, कौन सी सूची में शामिल किया गया है संविधान को? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे, हम वेट कर रहे हैं आप सभी का। तो कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए 5वां का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और
शिक्षा की समिति आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत ये इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें इसका या कहना चाहिए शिक्षा का दायित्व सिर्फ राज्य का नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों जो है इस पर कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। इसलिए अक्सर देखना जो आरटीई एक्ट लागू हुआ है ना, वो केंद्र पर लागू हुआ, लेकिन पूरे भारत में वो लागू होता है। इसी तरह से एनसीटीई का जो गाइडलाइन है वो पूरे भारत में लागू होता है। इसीलिए जो है संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो समझे भाई, चीजों को समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 6, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया, यानी कि कौन सा संशोधन शिक्षा के एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वां संशोधन में, 86, 22 या 52वें? तो कौन से संशोधन की बात कही गई है? तो साथियों इसका उत्तर होगा 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन। और ये जो संशोधन है वह 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, और प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया और संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। इसी 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया भाग 3 में, और इसके ही तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। तो यही 86वें संविधान संशोधन जो कि भाग 3 अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को संदर्भ में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट बात करें। 7वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया? जैसे अभी मैंने कहा, तो भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को कौन से में जोड़ा गया भाई? तो अनुच्छेद 21A, जिसे हम धारा कहते हैं। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 21A के रूप में इसको जोड़ा गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बताओ भाई, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है, या अनिवार्य शिक्षा से है? तो शारदा एक्ट यह एक अधिनियम है जिसका संबंध बाल विवाह से है, याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां नंबर के प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे, या डी 50 घंटे? तो कितने घंटे प्राथमिक शिक्षकों को कार्य करना पड़ता है? जल्दी से आंसर देंगे। तो ये जो नियम है ना वो 45 घंटे, यानी कि इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, अब यहां 45 घंटे है, लेकिन किसके तहत? तो आरटीई एक्ट 2009, याद रखेंगे, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्रति सप्ताह प्राथमिक शाला के शिक्षकों को 45 घंटे कार्य करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? जल्दी से बताएंगे भाई, 4 ऑप्शन है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी? तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है दोस्तों? देखो, एनसीएफ 2005 आपके करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखने पर यह बल देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां पर कई लोग उपरोक्त तो सभी को आएंगे, क्या एनसीएफ रटने पर कभी बल देगा? क्या नहीं देगा। समस्या हल करना भले ही आप मान लो, लेकिन रटने पर कतई बल नहीं देता, ऑलरेडी ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये सभी तो कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कौन नहीं है भाई इनमें से? ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या डी, बच्चों में चहुमुखी विकास के अवसर। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत नहीं है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना तो है,
पढ़ाई को रटन प्रणाली से बिल्कुल रटना नहीं है बच्चों को। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना जरूरी नहीं है। बच्चों के चहुमुखी विकास बिल्कुल, यानी कि नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव में है, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना जो है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, याद रखना एनसीएफ 2005 जो है बाकी सभी चीजों की बात करता है, केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात नहीं करता। 12वां प्रश्न, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या मैं जो भी चाहूं वो बना सकता हूं। यह किसने कहा था? फ्रीमैन ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, वाटसन ने कहा था या होलजिंगर ने कहा था? किसने कहा था भाई? जल्दी से उत्तर देंगे, आपके सामने 20 सेकंड का समय है, जल्दी से देखिए। प्रश्न क्रमांक 12 और 12 का उत्तर हो जाएगा सी, वाटसन। तो देखो ये वाटसन जो है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। याद रखना वाटसन है वह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इसी वजह से इन्होंने किसी भी शिशु की या बच्चे के व्यवहार का इन्होंने क्या किया था? निरीक्षण किया था। इसलिए इसे व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही कहा था कि मुझे आप कोई भी नवजात बच्चा दे दो, मैं जो भी चाहूं उसको बना सकता हूं। ठीक है, चलो 13 नंबर के प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो एनसीएफ 2005 के आधार पर शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या है भाई शिक्षक? ए सत्तावादी है, बी अधिनायकी है, सी अनुमति परक है या डी सुविधादाता? तो देखिए एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षक ज्ञानदाता नहीं है। याद रखना शिक्षक एक सुविधादाता है, यानी शिक्षक केवल सुविधा प्रदान करता है, सीखने के अवसर प्रदान करता है, बाकी सीखता बच्चा स्वयं है। इसलिए शिक्षक को ज्ञानदाता नहीं माना गया, शिक्षक को सुविधादाता माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एनसीएफ 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए एक भाषा, बी द्विभाषा, सी तीन भाषा या डी बहुभाषा? तो एनसीएफ 2005 किस भाषा की बात करता है? तो जल्दी से उत्तर देंगे। एनसीएफ 2005 बहुभाषा की बात करता है, यानी कि एनसीएफ 2005 के आधार पर शिक्षा जो है बहुभाषाओं में होना आवश्यक है। इसलिए देखना एनसीएफ के आधार पर ही अक्सर देखना, हालांकि प्राइमरी में तो केवल 2 ही भाषा है, लेकिन बच्चा जब मिडिल में पहुंचता है उनको हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है और संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक भाषा बहुभाषा है और बहुभाषा का ही उपयोग बच्चा कर रहा होता है। 15 प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? खालिस्तान से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है? एनसीएफ व्यवहारवाद से अपनी समझ प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है, संज्ञानात्मकवाद से प्राप्त की है या मानवतावाद से प्राप्त की है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अपनी समझ किससे प्राप्त की है दोस्तों? तो यह रचनावाद से, क्रिएटिविटी कह सकते हैं, इसी से क्या किया है इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। देखो भाई 16 नंबर के प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्था को स्थापित कर सकता है और चला सकता है? देखो भाई, इसीलिए देखना विविध धर्म है ना, हिंदू धर्म के जैसे गुरुकुल हो सकते हैं, मुसलमान हैं हमारे साथीगण तो उनके भी मदरसा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के आधार पर जो है, अपने धर्म के आधार पर शिक्षण संस्था वो स्थापित कर सकता है। इसलिए क्रिश्चियन साथीगण हैं हमारे, उनके देखना क्रिश्चियन वाला स्कूल भी रहता है ना, तो अपने धर्म के आधार पर वो स्कूल का भी संचालन कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के प्रश्न देखो,
अच्छा, इसका आंसर देखो जी, प्रश्न क्रमांक 16 है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 30(1). ठीक है, अनुच्छेद 30(1) हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन ए, गर्भकाल में, बी, जन्म से, सी, जीवन पर्यंत, या डी, किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की बात हो रही है और जब बात आती है विकास की, विकासात्मक स्थिति की, तो बच्चा जन्म से जो है जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, बच्चों के जन्म से ही उसके जीवन का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। और आखिर ये विकासात्मक मनोविज्ञान है क्या चीज, इसको भी थोड़ा सा समझो। देखो, विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन, आप देखो, मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन को अगर आपको बताना है तो क्या बच्चे के गर्भकाल से आप बता सकते हो क्या? नहीं, बच्चा जब जन्म लेगा उसके बाद से ही हम उनके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके बारे में, जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में बच्चा जब धरती में आएगा, जन्म लेगा, तभी तो जान पाएंगे ना। इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान का उत्तर जन्म से आएगा। और कई साथी हमारे इसको गलत मानेंगे, गर्भकाल बोलेंगे। नहीं, आप पहले विकासात्मक मनोविज्ञान को, उनकी परिभाषा को समझो, तब कहीं जाके आपको इसका उत्तर मिलेगा। 18 नंबर के प्रश्न देखो। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आनुवांशिक विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि? ए, अंतर्दर्शन, बी, बहिर्दर्शन, सी, प्रयोगात्मक, या डी, विकासात्मक। तो 18 नंबर के प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा विकासात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि जो कि क्या है मेरे दोस्तों, यह एक क्या है, आनुवांशिक विधि है। ठीक है, विकासात्मक जो विधि है एक दीर्घकालिक विधि है जो जीवन के इतिहास में इतिहास विधि के रूप लगभग उसी के समान है। ठीक है, खैर इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रश्न 19। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के जब जनक की बात आती है तो अलग अलग लिया जाता है। फिलहाल थॉर्नडाइक को आप याद रखेंगे, थॉर्नडाइक को। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में। कई जगह पेस्टोलॉजी भी दिया हुआ है, आप बुक्स में देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके 20 प्रश्न था हमारे पास, लेकिन हमने केवल 19 ही एमसीक्यू एक एमसीक्यू हमारा स्किप हो गया है, इसलिए आज की सेशन में मैं 19 ही करूंगा। बाकी हमारी कंटिन्यू की क्लासेस चलेंगी, सभी विषयों की क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज देखेंगे विथ आंसर और एनालिसिस भी हम करेंगे उन प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।